वो भी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को देख सकें। तो आपके टॉक में स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं, तो टॉक में जितने भी नर्सिंग स्टाफ है उन सब तक ये वीडियो ज़रूर जाना चाहिए। और ऐसे लोग जो आज इस वेबिनार में नहीं जुड़े, वो भी इसको बाद में देख सकते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारे जो कलीग हैं फ़ैज़ खान साहब वो प्रोवाइड करवा देंगे। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर अजय शर्मा जी को कि वो आज का प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करें। ओवर टू मिस्टर अजय। और अजय जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके आप अपनी बात कह सकते हैं। ओवर टू मिस्टर अजय शर्मा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। धन्यवाद नितेश जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार शर्मा और नर्सिंग सुपरडेंट के पद पर कार्यरत हूँ इटर्नल हॉस्पिटल में। इटर्नल हॉस्पिटल, जैसा कि नितेश जी ने आपको बताया, जेसीआई, एनएबीएस और स्पेशली नर्सिंग सर्विसेज के लिए नर्सिंग एक्सीलेंस से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है, जिससे हम इन मान्यता के मापदंडों से हम पेशेंट्स को उच्च स्तरीय सेवाएं, कंटिन्यूटी ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइड करा पा रहे हैं और टाइम टू टाइम हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं। सबसे पहले मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी का अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा कि टॉप नर्सिंग एसोसिएशन के जितने भी मेरे सहकर्मी नर्सिंग कर्मी हैं, उन लोगों से इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिला। हम एक दूसरे के ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो शेयर कर पाएंगे। जितना मैं अपने आप की मेरी नॉलेज है या मेरे इंटरनल हॉस्पिटल के अंदर जो हम प्रोसेस नर्सिंग का फॉलो कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डेफिनेटली नितेश जी ने बताया कि आप सवाल करें तो मैं भी काफी नॉलेज गेन कर पाऊंगा आप लोगों से। जितना मैं आप लोगों के सवालों को जवाब दे पाऊंगा उतना मैं आपको दे सकूंगा। सबसे पहले तो मैं बात करेंगे कि कोरोना या कोविड सिनेरियो में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि कोरोना वायरस क्या है, कोविड-19 क्या है, किस तरीके की इसके रिस्क फैक्टर है, इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है और हमको क्या क्या इसमें सावधानी होनी चाहिए। बाद में हम बात करेंगे कि नर्स क्या है, नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, नर्सिंग प्रोसेस, फिर हमें बात करेंगे इंटरनल हॉस्पिटल में नर्सिंग प्रोसेस हम किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, फिर हम क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर उसको दे पा रहे हैं न्यू पेशेंट्स को, उसके मापने के मापदंड क्या है। ठीक, फिर जैसा जेसीआई एक्रेडिटेशन हमारा हॉस्पिटल है, तो हम पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि पेशेंट की सेफ्टी हम किस तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं, इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे। वैसे तो नर्सिंग काफी बड़ा चैप्टर है, बाकी हम समराइज करके कुछ कुछ बिंदुओं पे हम चर्चाएं करेंगे। जैसे कोरोना वायरस की बात हम करें तो कोरोना वायरस एक वायरल इलनेस है और ये सार्स कोरोना वायरस 2 जैसे कि सडन एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है और ये कोविड-19 डिजीज होती है इससे। ठीक है, दिस वायरस कॉज द डिजीज कोविड-19। It is the same type of virus that caused the common cold, but it is a novel virus, meaning it has not been seen before. मतलब ये नॉर्मल कॉमन कोल्ड जैसा वायरस है, पर पहले कभी देखा नहीं गया था, इसलिए नोवल वायरस है। ये वायरस टिपिकली निमोनिया डेवलप करता है और उसके बाद में सेप्सिस होती है। तो ये तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कि कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, बीमारी करता है और ये पहले कभी देखा नहीं गया था, पहली बार ये आया है और वैश्विक महामारी के रूप में ये है अभी। और इससे मोस्टली न्यूमोनिया होता है और सेप्सिस होता है। बाकी डे बाय डे इसकी नई रिसर्च आ रही है, फर्स्ट टाइम ये है, तो जैसे जैसे रिसर्च आ रही है वैसे वैसे इसका पता चल रहा है। अब रिस्क फैक्टर कौन कौन से लोग होते हैं या किस कैटेगरी के हैं जो इसके रिस्क फैक्टर में आते हैं। जेरिएट्रिक जितनी भी पॉपुलेशन है वो इसके रिस्क फैक्टर में है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, जो आपके ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स होते हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, वो रिस्क फैक्टर में होते हैं। क्रोनिकली इल पेशेंट्स होते हैं जिनको लंबी बीमारी, लंबे समय से बीमार होते हैं या ग्रसित हो रहे हैं बीमारी से, वो रिस्क फैक्टर में आते हैं। और कोमोर्बिड कंडीशंस होती है जिनको कोई दूसरी बीमारी भी उनको होती है, डायबिटीज हो गया, कार्डियक की बीमारी हो गई, इस तरीके के लोग इनमें रिस्क फैक्टर होते हैं, उनको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सिम्टम्स है ये रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, फेटिग्यू, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ, फीवर, इस तरीके के इसमें कॉमन सिम्टम्स पाए जाते हैं। अब ट्रांसमिशन की बात करें तो एक वायरल की तरह इनका जैसे वायरस का नॉर्मल वायरस के ट्रांसमिशन होता है, सेम उसी तरीके से है। ये ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट। जब भी ड्रॉपलेट
एक्सिट कहीं सबकेस पे रह जाती है, उसके बाद कोई भी पर्सन आके उसको टेस्ट करता है और अपने मुंह के, आँख के, नाक के लगाता है, जिससे वो इनहेल कर जाता है और इन्फेक्शन होने के उसको पूरे पूरे चांस हो जाते हैं। बिकॉज इट इज नोवल, नो इम्यूनाइजेशन और प्रिवेंटिव मेजर्स ये अभी तक इसके प्रिवेंटिव मेजर्स है, प्रिवेंशन पे, जागरूकता पे, जैसे नितेश जी ने बताया, जागरूकता ही सबसे बड़ा इसका उपचार है, प्रिवेंशन सबसे बड़ा उपचार है। और इस तरीके से हमने थोड़ा सा ध्यान केंद्रित किया कोरोना वायरस पे, कोविड-19 बीमारी पे, और ये किस किस आदमी के रिस्क फैक्टर में किस तरीके। अब हम बात करें नर्स, जहाँ जैसे आप सभी लोग नर्सिंग कर्मी हैं, नर्सिंग से हैं, तो आप सब लोगों को पता है कि नर्स क्या होती है, नर्सिंग क्रिया क्या होती है, नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, नर्सिंग केयर में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। और नर्सिंग प्रोसेस क्या है, पहले वाली बात अब नहीं रही। जैसे पहले बात होती थी कि जैसे नर्सिंग का नाम आता था दिमाग में, जहन में ये चीज आती थी कि नर्सिंग है, मेडिसिन देते हैं, असिस्ट करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। आज नर्सिंग के एक्सटेंडेड एक्सपेंडेड रोल है, काफी एजुकेशन वाइज भी नर्सिंग का काफी विस्तार हुआ है और जिम्मेदारियां भी काफी बड़ी है। आज जीएनएम होता है, उसके बाद पोस्ट आपकी ग्रेजुएशन होता है, मास्टर्स होती है, स्पेशलाइजेशन होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब नर्स नर्स मीन्स एक पर्सन फॉर्मली एजुकेटेड एंड ट्रेंड इन द केयर ऑफ द सिक, or we can say nursing including promotion of health, prevention of illness and the care of ill disabled patient and the dying people. We can say in one word, basic nursing care is to meet all needs of the sick person, that is nursing। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी पर्सन को एजुकेट और ट्रेन कर दिया जाता है बीमार मरीज को देखने के लिए, और इसके अंदर उसकी हेल्थ प्रमोशन आता है, प्रिवेंटिव इलनेस आता है। जैसे कि प्रिवेंटिव इलनेस में अभी हम कोविड सिनेरियो में सबसे ज्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो प्रिवेंटिव इलनेस के बारे में कर रहे हैं, प्रिवेंशन मेजर अडेयर कर रहे हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन को रोक सके, कोविड-19 के संक्रमण से बच सकें। फिर केयर होती है जैसे इल पर्सन की, डिसेबल्ड की और डाइंग पीपल्स की। या इन सबको अगर हम और भी लेमैन तरीके से या सीधे शब्दों में कहें तो नर्सिंग का तात्पर्य होता है कि मरीज की सारी आवश्यकताओं को मिला देना ही एक नर्सिंग क्रिया होती है, नर्सिंग प्रोसेस होता है। अब आपकी मरीज की आवश्यकताएं क्या क्या हो सकती है, बेसिक 4 कंपोनेंट होते हैं जो नर्सिंग प्रोसेस या नर्सिंग केयर के अंतर आते हैं। सबसे पहले तो ट्रीटमेंट पार्ट आता है। ट्रीटमेंट में कोई भी मरीज किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आपका एडमिट होता है या हॉस्पिटलाइज्ड होता है या किसी कम्युनिटी के अंदर उसको सर्विसेज देते होते हैं, डेफिनेटली पेशेंट किसी न किसी मेडिकल इंटरवेंशन के लिए भर्ती होता है। वो आपका मेडिकल मैनेजमेंट हो सकता है, वो आपका सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकता है, वो आपका कोई और तरीके का इंटरवेंशनल हो सकता है, कार्डियक इंटरवेंशनल हो सकता है, थेरेपेटिक मैनेजमेंट हो सकता है, क्यूरेटिव मैनेजमेंट हो सकता है, पैलिएटिव मैनेजमेंट। इन सभी मैनेजमेंट्स के अंदर एक कॉमन होता है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे नर्सिंग की प्रोसेस के अंदर या नर्सिंग केयर के अंदर नर्सेज को करना होता है। इसमें खास बात हमको ध्यान में रखनी होती है कि जब भी हम मेडिकेशन देते हैं तो हमको जो हमारी गाइडलाइन है 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमको फॉलो करने होते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा 10 राइट्स में होता है राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट्स का एक राइट्स होता है जो रिफ्यूजल ऑफ मेडिसिन होता है, फिर असेसमेंट, उसके बाद में इवेल्युएशन। कुछ मेडिसिन ऐसे होती है जिनको हमको असेस करना होता है, इवेल्युएट करना होता है। ये 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमको फॉलो करना होता है। अब इसमें 4 कंपोनेंट में से नर्सिंग केयर के अंदर पहला कंपोनेंट आ गया हमारा मेडिसिन पार्ट, जो हम नर्सेज करती हैं, वो भी 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो नर्सिंग ऑल मेडिसिन एंड इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट ऑर्डर्ड बाय द डॉक्टर, ठीक है। तो ये हमारा पहला काम हो गया। दूसरा, हम जब नर्सिंग केयर की बात करते हैं किसी मरीज के बारे में, तो दूसरी चीज हमारे आती है, उसमें आता है न्यूट्रिशनल पार्ट्स, न्यूट्रिशनल नीड्स जो हमको फुलफिल करनी होती है किसी मरीज की। अब न्यूट्रिशनल कंपोनेंट की जब बात आती है तो उसमें 2-3 तरह के मरीज भर्ती होते हैं, 2-3 तरीके की कैटेगरी होती है मरीज की। एक कैटेगरी के मरीज तो वो होते हैं जो अपना खुद का न्यूट्रिशन ले सकते हैं,
अच्छी तरीके से ओरल इंटेक ले सकते हैं, खा पी सकते हैं। उसमें हमको क्या ध्यान में रखना होता है कि जो भी उसकी डिजीज कंडीशन के हिसाब से जो भी रिकमेंडेड उसकी डाइट है, जो आपकी डाइटिशियन ने प्रिस्क्राइब की हुई है, उस डाइट को हमको प्रोवाइड कराना होता है, इंश्योर करना होता है। ठीक है। सेकेंड तरीके के पेशेंट्स हमारे होते हैं जो राइस ट्यूब फीडिंग के होते हैं, जिससे हमको उसको न्यूट्रिशन देना होता है। राइस ट्यूब फीडिंग में नर्स की थोड़ी सी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एक तो हाइजीनिक की जिम्मेदारी बन जाती है, अप्रोप्रिएट तरीके से आपको उसको फीड देना है। अब राइस ट्यूब फीडिंग के अंदर आपको लिक्विड फॉर्म में देना होता है, एक सेट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देना होता है, किसी को आवरली देना होगा, किसी को 2 आवरली देना होगा। ठीक है। तो जब भी नर्स फीड देगी तो एक तो एसेप्टिक टेक्निक यूज करें। एसेप्टिक का मतलब इस कोविड सिनेरियो में आपको ये ध्यान रखना होगा कि पेशेंट को किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं आ जाए, और सेम चीज इसमें रिवर्स होगी, पेशेंट से किसी तरीके का इन्फेक्शन हेल्थ केयर टेकर को नहीं हो जाए। ठीक है। उसके लिए आप अप्रोप्रिएट जो भी पीपी रिकमेंडेड है वो पहनेंगे, मास्क पहन के आप रखते हैं, ग्लव्स पहन के आप रखते हैं। ठीक है। कैप पहन के आप रखते हैं, हैंड हाइजीन आप करते हैं। ठीक है। पेशेंट्स का थोड़ा सा हेड एलिवेट करेंगे। उसके बाद जब भी आप फीड देंगे, फीड देने से पहले आप रेसिडुअल चेक करेंगे। उसका मतलब होता है कि आप एस्पिरेट करके देखेंगे कि पेशेंट्स को अभी पहले जो फीड दी गई थी, अभी दे रहे हैं उससे पहले, की उसमें कहीं उसको रेसिडुअल तो नहीं है, या पेशेंट की फीड, जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा, किसी पेशेंट को 2 अर्ली 200 ml फीड चल रही है। अब आप 2 बजे की फीड देने जा रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि जो 12 बजे की फीड दी है उसमें उसमें कितना डाइजेशन हुआ है। तो आप जब एस्पिरेट करके देखोगे तो अगर 50 ml से ऊपर है तो आप इमीडिएट आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे। वो डिसाइड करेगा कि पेशेंट्स की फीड को होल्ड करना है या देना है। इसमें क्या होता है कि अगर आप ओवर फीड कर देंगे तो वोमिटिंग हो जाएगी, रिगर्जिटेशन हो जाएगा, एस्पिरेट होने के चांसेस हो जाता है, पेशेंट को हार्म हो सकता है। ठीक है। सेकेंड वन, जब भी आप पेशेंट्स को फीड दे देंगे, उसके बाद आप पेटेंसी रखेंगे, ट्यूब को क्लीन करेंगे। ठीक है। और थोड़ी देर के लिए पेशेंट को थोड़ा मतलब हेड एंड से एलिवेट करके रखिएगा। ये हो गया आपका सेकंड फीडिंग। आरटी फीड तो आप देते हो, फर्स्ट देते हो जो पेशेंट्स खुद ले सकते हैं उनको आपने प्रोवाइड कराई, सेकंड आपने राइस फीड। थर्ड न्यूट्रिशनल नीड्स जब हम फुलफिल करते हैं तो वो आती है पेरेंटल। पेरेंटल का मतलब होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट के ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम आईवी के द्वारा देते हैं पेशेंट्स को। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना, मतलब इसको और भी मैं सादा सीधे शब्दों में बताऊं कि आपके जो नॉर्मल प्रोसेस है ईटिंग का, डाइजेशन का, उसको बाईपास करके न्यूट्रिएंट को आप आईवी के द्वारा पेशेंट की बॉडी में पहुंचाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आप पेरेंटल फूड देते हैं। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट कंपोनेंट था नर्सिंग केयर में हमारा मेडिकेशन, वो हमने दिया। उसके बाद नर्सिंग को जो बेसिक केयर करनी होती है वो होती है न्यूट्रिशनल की। थर्ड वन जो आती है उसकी, वो आती है असिस्टेंस की। पेशेंट्स को नर्स की असिस्टेंस की जरूरत होती है। असिस्टेंस की जरूरत आपकी हो सकती है, पेशेंट को वॉशरूम जाने के लिए असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वॉक करने के लिए असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, यूरिनेशन के लिए नर्सिंग असिस्टेंस की पेशेंट को रिक्वायरमेंट हो सकती है, बाथ के लिए हो सकती है, वोमिट करने के लिए हो सकती है, डेफिकेशन के लिए हो सकती है, किसी भी तरीके की असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई मरीज जब हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसको मेडिकेशन इंटरवेंशन के लिए, सेकंड उसको असिस्टेंस या सारी केयर की रिक्वायरमेंट है, पार्शियली असिस्टेंस की हो सकती है, फुली असिस्टेंस की हो सकती है। वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है मरीज आपका किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। उसके बाद में फोर्थ वन जो लास्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो हमारे नर्सिंग के लिए बहुत ही बेसिक चीजें होती है, वो होती है पेशेंट की पर्सनल हाइजीन केयर। आपने मेडिकेशन बहुत अच्छा किया, आपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसको अच्छी कराई, उसके बाद में उसको जितनी भी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी आपने दी। अब पर्सनल हाइजीन आपको देना होता है। पर्सनल हाइजीन में भी कुछ पेशेंट्स आपके इस तरीके के होंगे जो अपने आप अपनी सेल्फ केयर कर पाएंगे, कुछ पेशेंट्स होंगे जो पार्शियली आप उनकी केयर कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ पेशेंट्स आपके ऐसे होंगे जो कम्प्लीटली आप पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कोमाटोज पेशेंट, बेड रिडन पेशेंट, लॉन्ग स्टे वाले पेशेंट जो आईसीयू क्रिटिकल एरियाज में आपके भर्ती हैं, उनको आपको हेड टू टो तक पर्सनल हाइजीन केयर के देने की जरूरत होती है। जब पर्सनल हाइजीन केयर की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है, सिंपल सी बात है, हेयर केयर, आई केयर, ओरल केयर, एक्जिला केयर, पेनिल केयर, फुट केयर, बैक केयर, ये सारी चीजें पर्सनल केयर में आती है। इसके अलावा एडिशनल केयर भी हो सकती है पर्सनल केयर में, आपके पेशेंट्स को कोई डिवाइस लगा हो, आईसीडी लगी होगी आपके पेशेंट को, वेंटिलेटर होगा आपके पेशेंट्स को, कैथेटर लगा होगा, सेंट्रल लाइन लगी होगी, जो भी डिवाइस है उसकी भी आपको पर्सनल केयर करनी होती है पर्सनल हाइजीन को देखते हुए।
ठीक। अब हम कोविड सिनेरियो में बात करें, पर्सनल हाइजीन आपकी किसी भी तरीके की हो, किसी भी, आप चाहे ओरल केयर कर रहे हो, आप चाहे आई केयर कर रहे हो, आप चाहे हेयर केयर कर रहे हो, आप चाहे बैक केयर कर रहे हो, आप किसी डिवाइस की केयर कर रहे हो, सारी केयर में कॉमन बात है, जो थंब रूल है, गाइडलाइन है, सबसे पहले तुमको क्या करना होता है कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट। हमेशा मरीज का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि सही मरीज को सही प्रोसीजर हम कर रहे हैं। दूसरा हमको करना होता है कि जिस भी तरीके की हम केयर कर रहे हैं, ओरल केयर कर रहे हैं, स्पंज कर रहे हैं, बात दे रहे हैं, किसी भी तरीके कर रहे हैं, उसकी जितनी भी आर्टिकल्स है वो हमको बिफोर स्टार्ट द प्रोसीजर असेंबल करने करके पेशेंट्स की रीच के अप्रोच में रखने होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पास जब सारी रिक्वायरमेंट्स होती है तो हमको केयर के बीच में इंटरप्शन नहीं होता। जो भी हमको आर्टिकल्स की या जो थिंग्स की हमको रिक्वायरमेंट है हमको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है, तो हमारी केयर सफर नहीं होती है, हमारा प्रोसीजर डिस्टर्ब नहीं होता और ब्रिज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल दें, हम स्पंज करनी होती है, नर्स को जो नाइट ड्यूटी वाले होती है, मॉर्निंग में हाइजीन पर्सनल हाइजीन केयर में स्पंज करनी होती है, तो आपको क्या जरूरत होगी, टॉवल्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको ग्लव्स चाहिए होगा, आपको पीपी के लिए, आपको मास्क चाहिए होगा पीपी के लिए, आपको कैप चाहिए होगी पीपी के लिए, ठीक है, आपको बेड प्रोटेक्टर चाहिएगा जो आप पेशेंट्स के नीचे लगाएंगे जिससे आपका बेड वेट नहीं हो जाए, ठीक है। इस तरीके की वाश बेसिन चाहिएगा आपको वाटर डालने के लिए, अप्रोप्रिएट आपको वाटर चाहिए टेम्परेचर के, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर के साथ, ठीक है। सोप या क्लीनिंग एजेंट चाहिए जिससे आप पेशेंट की को क्लीन करेंगे। तो इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट है आप पहले ही असेंबल करके बेड साइड पे रख लें जहां आप प्रोसीजर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट आपने करेक्ट आइडेंटिफिकेशन किया पेशेंट का, सेकंड आपने असेंबलिंग के सारे आर्टिकल्स की, थर्ड वन आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है मरीज की। प्राइवेसी में आपको ये देखना होता है पेशेंट अलग अलग एरिया में एडमिट होते हैं, कुछ पेशेंट्स आपके जनरल वार्ड में एडमिट होंगे, कुछ पेशेंट्स आपके क्रिटिकल आईसीयू होंगे, कुछ पेशेंट्स आपके रूम लेंगे जिसमें सिंगल पेशेंट होता है, कुछ डबल शेयरिंग के होंगे जो दो बेड शेयर करते हैं एक ही रूम को। तो उसमें क्या है, कहीं भी पेशेंट हो उसकी प्राइवेसी आपको मेंटेन करनी होगी, वो पेशेंट का राइट्स भी है और हमारी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व बनता है नर्सिंग का पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करें, ठीक। उसके लिए आप बेड, आप रूम को डोर क्लोज करो, विंडो क्लोज करो। उसके बाद में अगर जनरल वार्ड में कोई पेशेंट है तो आप, वैसे आजकल सारे हॉस्पिटल्स में कर्टन्स होते हैं, बाकी कर्टन्स भी नहीं है तो आप एक स्क्रीन लगाएं, पेशेंट्स को प्राइवेसी मेंटेन करें। फोर्थ वन है बेड शुड बी एप्रोप्रिएट लॉक, और उसकी हाइट आपकी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। बेड भी आजकल काफी तरीके के होते हैं, कोई हाइड्रोलिक बेड है, व्हील लगे हुए हैं, मूवेबल है, कुछ फिक्स बेड है। तो आपको किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले पेशेंट के बेड को फिक्स करना होगा जिससे कि जब भी आप कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो उस टाइम मूव नहीं कर सके बेड और किसी तरीके का हार्म होने का खतरा नहीं हो पेशेंट्स को, उससे हम बचा सके। तीसरा, उसकी हाइट को आप अप्रोप्रिएट करें जिससे आप उसको उसकी रीच में, अप्रोच आपकी रीच के अंदर हो। फिफ्थ वन, प्रोसीजर एक्सप्लेन करें आप पेशेंट्स को, आप उसको हेल्थ एजुकेशन दें मरीज को, जो भी प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं उसको अप्रोप्रिएट तरीके से स्टेप बाय स्टेप पेशेंट्स को एक्सप्लेन करें। उससे क्या होता है कि दो चीजें निकल के आती है उससे। सबसे पहले तो नर्स पेशेंट रिपोर्ट आपकी डेवलप होती है। सेकंड वन क्या होता है कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस आप गेन कर पाते हो, पेशेंट भी कॉन्फिडेंट होता है कि एक्स नर्स मेरा ये प्रोसीजर करने जा रही है, उसमें ये स्टेप्स होंगे, उसमें इतना समय लगेगा, और वो आपको फुली कोऑपरेट करती है और आपका प्रोसीजर बहुत ही स्मूथली हो जाता है। आप किसी भी तरीके की पर्सनल हाइजीन केयर करो पेशेंट्स की, आपको हर जगह पे पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो पानी का टेम्परेचर आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसको हम इस चीज को इसलिए कह रहे हैं कि जब हमने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं कि जब हमारे नर्सिंग केयर कर रहा होता है पेशेंट्स का और पानी का अप्रोप्रिएट टेम्परेचर की बात आती है, तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी कैजुअल अप्रोच की वजह से अपने जीडी होते हैं, जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं भाई चलो गर्म पानी ले आओ, ठंडा पानी ले आओ, और उसको खुद चेक नहीं करता। कभी कभी पेशेंट्स को हार्म हो सकता है उससे। इसलिए नर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब भी वो पेशेंट के लिए कोई भी वाटर यूज करेंगे तो उसका अप्रोप्रिएट टेम्परेचर चेक करें। ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, पेशेंट्स के नीड के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद में आप जितना भी प्रोसीजर करोगे इस कोविड सिनेरियो में, वैसे भी कोविड सिनेरियो ज्यादा हमारे इम्पैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी हमारी गाइडलाइंस बनी हुई है, सीडीसी की गाइडलाइन है, हमारे जितने भी हमने पढ़ी है, नर्सिंग में पढ़ाया और क्लिनिकल साइड भी हम जब काम करते हैं, तो जितनी भी हम प्रोसीजर करते हैं वो करते हैं, हम सब यूनिवर्सल प्रिकॉशंस
यूज करते हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हर बीमारी के लिए है और उसकी स्टैंडर्ड गाइडलाइन होती है, वो हर नर्स को हर प्रोसीजर पे अडेयर करनी होती है, अपनानी होती है। तो एसेप्टिक टेक्निक हमको अपनानी होती है। कोई भी प्रोसीजर करेंगे हम उसको एसेप्टिक टेक्निक से करेंगे, उसकी स्टेरिलिटी 100% मेंटेन करेंगे, उसका कंप्लायंस 100% होगा। ठीक है, उसमें हम डिटेल में आगे बात करेंगे। उसमें सिंपल सी जो हम काम करते हैं, सबसे पहले हैंड हाइजीन करते हैं, उसके बाद में अभी कोविड सिनेरियो में अप्रोप्रिएट पीपीई पहनेंगे, आप कैप पहनेंगे, मास्क पहनेंगे, ठीक है, आप उसकी बॉडी को टच करेंगे। अब हम हर पेशेंट का हमको पता नहीं चल पाता कि कुछ पेशेंट एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, उसको हो सकता है कोरोना हो, कुछ पेशेंट वैसे होते हैं किसी और बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो हमको इस सिनेरियो में हो सकता है जब हम पेशेंट्स के टच में आते हैं, आप शील्ड लगाइए, आई शील्ड लगाओ, जहां आपको N95 की रिक्वायरमेंट है N95 मास्क पहने, जहां आपको हुड की रिक्वायरमेंट है तो आप हुड भी पहन सकते हैं। ठीक है, आप सर्जिकल गाउन पहन सकते हैं, जो भी रिकमेंडेड आपके पीपी है वो आप यूज करिए अप्रोप्रिएट तरीके से और एसेप्टिक टेक्निक यूज करिए। उसके बाद में आपको जो भी पर्सनल हाइजीन देंगे, आप पर्सनल हाइजीन केयर देंगे, वो हमेशा आपको क्लीनेस्ट एरिया टू लीस्ट क्लीन एरिया की तरफ करनी होती है। ठीक, ये जितने सारे प्रोटोकॉल, थंब रूल्स है, गाइडलाइंस वो आपने फॉलो किए, उसके बाद एक जब प्रोसीजर खत्म हो जाता है तो कहीं कहीं थोड़ा से नेग्लिजेंसी होने के चांसेस रहते हैं कि नर्सेज थोड़ा सा बायोमेडिकल सेग्रीगेशन पे पूरा ध्यान दें। क्योंकि अगर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपका 100% नहीं है या उसकी कंप्लेंस रेट 100% नहीं है, अप्रोप्रिएट तरीके से आपने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं जाके वो आपका जो हजार्डियस मटेरियल है, जो हजार्डियस बायोमेडिकल वेस्ट है, वो नॉन हजार्डियस में जाके मिक्स हो जाएगा और कम्युनिटी को इन्फेक्शन देने के चांसेस हो जाते हैं और कम्युनिटी को हम इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने बात की पर्सनल हाइजीन केयर की, तो उसमें सबसे पहले हमने करेक्ट आइडेंटिफिकेशन का ध्यान रखा, उसके बाद में हमने असेंबलिंग किए सारे जो रिक्वायर्ड आर्टिकल्स हैं, उसके बाद में हमने पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन की, उसके बाद में हमने बेड को फिक्स किया, उसकी हाइट अप्रोप्रिएट हाइट रखी उसकी, उसके बाद में हमने पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दिया, प्रोसीजर को पूरा एक्सप्लेन किया, वाटर का टेम्परेचर हमने अप्रोप्रिएट चेक किया, उसके बाद में एसेप्टिक टेक्निक की थ्रू आउट द प्रोसीजर, स्टार्ट होने से लास्ट तक क्लीनेस्ट एरिया से हमने लीस्ट क्लीन एरिया की तरफ सफाई की। उसके बाद में मैं अप्रोप्रिएट या प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन किया। आप किसी भी तरीके का कोई प्रोसीजर करो या पर्सनल हाइजीन के, तो सब में आपको यही प्रोटोकॉल फॉलो करना है। आपके आर्टिकल्स अलग अलग हो सकते हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं उसके लिए प्रोसीजर आपका अलग हो सकता है, बाकी रूल्स यही होंगे। तो अब जब नर्सिंग केयर जब हमने बात की, तो बेसिक जो नर्सिंग केयर की बात की, मेडिकेशन आया, उसमें हमारा फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट न्यूट्रिशनल आया आपका, थर्ड कंपोनेंट आया आपका असिस्टेंस, फोर्थ कंपोनेंट आया आपका पर्सनल हाइजीन केयर। तो ये नर्सिंग केयर हमको करनी होती है। अब जब हम नर्सिंग केयर पेशेंट्स की कर रहे हैं, तो हमको ये भी जांचना होता है कि जो हम नर्सिंग सर्विसेज पेशेंट्स को दे रहे हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट पेशेंट तक पहुंच पा रही है, क्या जो हमारा क्वालिटी केयर या कंटिन्यूटी ऑफ केयर जो हमने बनाए हुए हैं मापदंड, क्या वो उस पेशेंट तक हाईएस्ट लेवल तक पहुंच पा रहे हैं। तो उसको मापने के लिए हम कुछ नर्सिंग क्वालिटी इंडिकेटर हैं, जिनको टाइम टू टाइम कैप्चर करते हैं, उनका डेटा कैप्चर करते हैं। उसके बाद हम उनका गैप एनालिसिस करते हैं, उनकी इफेक्टिविटी चेक करते हैं, नर्सिंग केयर की गैप एनालिसिस करते हैं कि कहाँ गैप रहा। गैप एनालिसिस में हमको जहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखता है, करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन हम वहाँ लेते हैं। और कंटिन्यूटी ऑफ नर्सिंग केयर एंड क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर के लिए हम हमेशा सतत कार्य करते रहते हैं, जिससे मरीज को हम अच्छी से अच्छी पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच दे सके और अच्छी केयर प्रोवाइड करा सके। कुछ हमारे नर्सिंग क्वालिटी इंडिकेटर है, वो जैसे वेप है, वेंटिलेटेड एसोसिएट निमोनिया। हम हमारे जो भी मरीज आईसीयू के अंदर एडमिट होता है, उसका कोई वेंटिलेटर से एसोसिएट निमोनिया हो गया, हो सकता है, क्या चांसेस क्या है, उसका हम इंडिकेटर है, वो हम टाइम टू टाइम चेक करते हैं। ठीक है, उसका डेटा लेते हैं, डेटा लेने के बाद हम उसको गैप एनालिसिस करते हैं, करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन करते हैं। उसके लिए हमने क्या कर रखा है नर्सिंग के लिए कि हमने एक वेब बंडल केयर चेकलिस्ट बना रखी है, जिसमें काफी वेरिएबल्स आते हैं। जैसे कि हमारे आप सभी लोगों को पता है कि नर्सिंग की ड्यूटी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट 3 शिफ्टों में चलती है। जो भी शिफ्ट में हमारी नर्स आती है, आने से पहले अगर उसको वेंटिलेटर का मरीज मिलता है,
आती है। आने के बाद वो सबसे पहले हमारे जो वेब बंडल है उसका कहने, वेब बंडल केयर चेकलिस्ट का मतलब ये होता है कि मरीज जो भी वेंटिलेटर पे है उसके वेंटिलेटर से एसोसिएट निमोनिया नहीं हो जाए, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमने कुछ वेरिएबल्स बना रखे हैं कि ये काम आपको, ये एक्टिविटीज आपको पेशेंट के करनी है। आते ही पेशेंट का वो डेली सेडेशन एवोकेशन चेक करती है। उसके बाद में हम वो नर्स देखती है कि उसको पेप्टिक अल्सर का प्रोफिलैक्सिस है कि नहीं है, उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रोफिलैक्सिस पेशेंट को दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में हिपेरिन का क्या स्टेटस है उसका, डीबीटी स्टोकिंग का क्या है। अगर कोई पेशेंट हमारा डायबिटिक है तो हम ये देखते हैं टाइट शुगर कंट्रोल है, ठीक है। हेड उसका एलिवेट है 30 टू 45 डिग्री पे, तो ये सारी चीजें वो चेक करती है और इसी वेरिएबल्स के हिसाब से वो केयर करते हैं जिससे हम पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को रोक सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा हमारा क्वालिटी नर्सिंग क्वालिटी इंडिकेटर है कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है, CRBSI बोलते हैं। कि पेशेंट्स को जब भी क्रिटिकल आईसीयू में होता है या पार्ट्स में होता है, उसको मोटी वेसल्स के अंदर लाइन ली हुई होती है, सेंट्रल लाइन हो सकती है, पिक लाइन हो सकती है, पोर्ट हो सकता है, तो उसके लिए भी हमारी सेंट्रल लाइन की चेकलिस्ट होती है। नर्सिंग स्टाफ आता है, नर्सिंग आती है, आने के बाद अपनी शिफ्ट को चेक करती है, उसकी साइट को इंस्पेक्ट करती है कम्प्लीटली, कहीं उसमें कोई सिम्टम्स, इन्फ्लामेशन का सिम्टम्स नहीं है, रेडनेस है, आपका डिस्चार्ज है उस साइड से, लीक है, एडिमा है, ठीक है, किसी तरीके की ऐसी कोई फाइंडिंग है वो चेक करती है अपनी शिफ्ट में। इसके अलावा हम ये उसमें ये ध्यान रखते हैं कि उसका डेडिकेटेड पोर्ट रखते हैं जिसमें आपका पेरेंटल फ्लूइड एक पोर्ट से जाता है, वैसा प्रेशर एक साइड से जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसका क्वालिटी इंडिकेटर हम ऑडिट करते हैं, कैप्चर करते हैं। उसमें हम कैथेटर केयर बंडल चेकलिस्ट सेम तरीके से नर्स आती है अपनी शिफ्ट में चेक करती है कैथेटर का, पेशेंट्स की साइंस, उसके साइन, अगर कोई इन्फेक्शन उसको नजर आ रहा है या उसको कोई फीवर दिख रहा है पेशेंट को, या कोई उसको पेन है, क्लाउडी है यूरिन, अगर इस तरीके के कोई भी साइन है, सारी वेप हो या आपका CRBSI हो या आपका कैथेटर केयर से रिलेटेड हो, अगर इन सब में आप नर्स को कहीं लगता है कोई साइन दिख रहे हैं, कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो इमीडिएट हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट है पूरा, हम इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर को इन्फॉर्म करते हैं, वो पेशेंट्स के पास आते हैं। आने के बाद जो हमारी CDC की गाइडलाइन है जो रिकमेंडेड है उसके हिसाब से उनका कल्चर लेते हैं, कल्चर लेने के बाद उसका रूट कोज एनालिसिस करते हैं, रूट कोज एनालिसिस करने के बाद करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन होता है, और हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी मीटिंग होती है मंथ में, वहाँ उसके डाटा प्रेजेंट होते हैं, और कमेटी में सारे सीनियर कंसल्टेंट होते हैं, सारे HOD होते हैं, वहाँ उनका और गहनता से फर्दर इन्वेस्टिगेट होता है, और उसके बाद में उनका अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन निकलता है कि हमको करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन निकलता है कि हम किस तरीके से इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं कि इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, और उसका क्या रहेगा। इस तरीके से हमारा ये डिलाइनिंग के डाटा लेते हैं, पेशेंट्स को राइस ट्यूब भी हो सकती है, सेंट्रल लाइन काफी लाइनिंग लगी होती है, पेशेंट डिलाइन कर दिया उसके डाटा हम लेते हैं, ठीक है। मेडिकेशन एरर का हम कैप्चरिंग करते हैं, जब जैसे ही मेडिकेशन एरर का नाम आता है तो सबके दिमाग में आता है यार नर्सिंग की वजह से मेडिकेशन एरर हो, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेडिकेशन एरर में बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो जिस वजह से मेडिकेशन एरर होती है। ये मेडिकेशन एरर वहीं से होने के चांसेस हो सकते हैं, पोटेंशियल मेडिकेशन एरर वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ से हमारे कंसल्टेंट या डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आ रहा, उनके जो रेजिडेंट है डॉक्टर को, वो उन्होंने गलत ट्रांसक्रिप्ट कर दिया, उसको गलत लिख दिया, तो वहाँ प्रिस्क्रिप्शन एरर होने के चांसेस आते हैं। इस चीज के लिए हमने हमारे इंटरनल हॉस्पिटल के अंदर जितने भी हमारे कंसल्टेंट है या जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर होते हैं वो कैपिटल लेटर में होते हैं, सही अच्छी लिखने के साथ या अच्छी राइटिंग के साथ होते हैं जो हमारे समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस एरर को रोकने के लिए हम हमारे इंटरनल हॉस्पिटल में ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट मेडिकेशन एरर होने के चांसेस का प्रिस्क्रिप्शन एरर हो सकती है आपकी। उसके बाद सेकंड मेडिकेशन एरर आपकी हो सकती है ट्रांसक्रिप्शन एरर। जब कंसल्टेंट कोई ऑर्डर लिखता है उस ऑर्डर को उनके रेजिडेंट डॉक्टर मेडिकेशन चार्ट में ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, तो वहां पे अगर उन्होंने कहीं गलत लिख दिया या उनके कुछ समझ में नहीं आया तो सेकंड एरर हो गया, ट्रांसक्रिप्शन एरर। थर्ड एरर होने के चांसेस होते हैं आपके इंडेंटिंग एरर। हमारे इंटरनल हॉस्पिटल के अंदर टोटल हमारा HIS हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, टोटल हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो हमारी जो नर्सिंग स्टाफ है वो उसको इंडेंट करता है, कंप्यूटर में डालता है,
तो वहां अगर उसने कहीं गलत मेडिसिन डाल दी तो थर्ड आपका मेडिकेशन एरर, इंडेंटिंग एरर हो गया। फोर्थ एरर आपका हो सकता है डिस्पेंसिंग एरर। जब वो इंडेंट कर दिया नर्सिंग वालों ने तो फार्मासिस्ट क्या है उसको डिस्पेंस करता है, वो डिस्पेंसिंग एरर होने का आपके चांस है। इसके अलावा फिर रिसीविंग एरर हो सकती है, जो नर्स उसको रिसीव करती है। लास्ट में आता है कहीं एडमिनिस्ट्रेशन एरर। ये सब होने के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एरर हो सकती है, अगर नर्स कहीं भी 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो नहीं करती है और गलत दवाई एडमिनिस्टर कर देती है, तो वो मेडिकेशन एरर एडमिनिस्ट्रेशन वाली हो जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट में मेडिकेशन एरर होने के चांसेस होते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे कहीं 60% मेडिकेशन एरर हो रही है, तो उसमें से 34% मेडिकेशन एरर सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग टाइम, रॉन्ग रूट और रॉन्ग डोज की वजह से होती है। तो ये एक स्टेटिक्स है, जो एक रिसर्च के स्टडी के। तो वही हमारा सेम प्रोटोकॉल है, इसके डाटा हम कैप्चर करते हैं। इसके बाद में हमारा डेडिकेटेड क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, वो आते हैं, उसका आरसीए करते हैं किस एंड पे मेडिकेशन एरर हुई है। उसके बाद में गैप एनालिसिस करते हैं, उनको जो रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरीके से हम उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से वो अपना करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन बनाते हैं, उस चीज को हम करते हैं। जहाँ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वहाँ ट्रेनिंग कराते हैं, जब काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है वो काउंसलिंग कराते हैं। अगर हमको डॉक्यूमेंटेशन मॉडिफाइड करने का है, डॉक्यूमेंटेशन मॉडिफाइड करते हैं। इसी हिसाब से हम फ्लेबाइटिस चेक करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट, जो भी मरीज भर्ती होता है, तो वो उसको लाइन जरूर होती है, सेंट्रल लाइन होगी या पेरिफेरल लाइन होगी। फिर तो हम उसमें देखते हैं कि पेशेंट को फ्लेबाइटिस तो नहीं है। हम ड्यूरिंग टाइम चेक करते हैं उसकी लाइन का, वो हमारा वीआईपी स्कोर के तहत होता है। हर शिफ्ट में हमारी नर्स आती है और वीआईपी स्कोरिंग से वो चेक करती है। अगर हमको लगता है कि पेशेंट्स को कैनुला चेंज करना है तो हम चेंज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ये डेटा कैप्चर करते हैं। इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट डेटा है जो वैसे नर्सिंग में सबको पता है, आप लोगों को नर्सिंग में होता है, जो हमारे हापू और फॉल असेसमेंट है, जो डायरेक्टली हमारी नर्सिंग केयर को इंडिकेट करता है। हापू का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रेशर अल्सर, आप सभी जानते हैं, जिसको आप बेडसोर भी बोल सकते हैं, डेकोवेटिक अल्सर भी बोल सकते हैं। ठीक है, उस चीज को कोई भी मरीज ये नहीं चाहेगा कि पेशेंट्स को हम किसी ट्रीटमेंट, किसी भी बीमारी के लिए लेके आए वो हॉस्पिटल से कोई एक्वायर्ड प्रेशर अल्सर लेके जाए, ये कोई नहीं चाहेगा और होना भी नहीं चाहिए। उस चीज को रोकने के लिए हमने क्या कर रखा है कि जब भी हमारा मरीज आता है, तो जब मरीज आता है, जब हम इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट शीट भरते हैं और पेशेंट्स का उसमें काफी वेरिएबल्स है, पेशेंट का कंप्लीटली हम चेकअप करते हैं। उसमें हम ब्रेडन स्केल को रेफरेंस करके उसका ये देखते हैं कि पेशेंट्स को किस रिस्क में आता है, कि मरीज को जब हमारे यहाँ भर्ती रहेगा तो उसको किस पेट होने के कितने % चांस है, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, और उसी समय हम उसका नर्सिंग केयर प्लान कर लेते हैं, जिससे उसको पेशेंट्स को कैंसर होने को हम रोक सकते हैं। अब जो ब्रेडन स्केल हम जो रेफर करते हैं या यूज करते हैं, उसमें हम इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, उसका सेंसरी परसेप्शन देखते हैं, मॉइस्चर चेक करते हैं, एक्टिविटी देखते हैं, मोबिलिटी देखते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम देखते हैं, और उसका फ्रिक्शन शेयरिंग देखते हैं। और ड्यूरिंग एडमिशन ही हम असेस करके हमारा नर्सिंग केयर प्लान बना लेते हैं कि हम पेशेंट्स को इन फ्यूचर इस तरीके से हमको केयर देनी है, जिससे हम उसके बेड सोर को रोक सकें, प्रिवेंट कर सकें। इसी तरीके से फॉल इंसिडेंट्स को रोक सकते हैं। उस टाइम ड्यूरिंग एडमिशन हम सेम एक मॉडिफाइड मोर्स स्केल यूज करते हैं, उसमें 6 वेरिएबल्स होते हैं। उसी टाइम ये डिसाइड कर लेते हैं हमारा पेशेंट का पोटेंशियल फॉल कितना है, किस कैटेगरी के तहत आता है, मीडियम आता है, हाई आता है, लो रिस्क में आता है। और उस टाइम हम उसी समय उसका नर्सिंग केयर प्लान बना लेते हैं और हम पेशेंट्स को गिरने से बचाते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं, बचाते भी हैं। उसके लिए हमने स्पेशल इंटरवेंशन कर रखे हैं। जब भी हमारा मरीज एडमिट होता है तो हम उसको पूरा कंप्लीट ओरिएंटेशन कराते हैं। हमारी नर्स आती है, पेशेंट्स को बेड के पास लेके जाएगी, बेड के पास लेके जाने के बाद हमारी जो कॉल बेल है बेड के नजदीक है, उसके बारे में बताएं क्या है कि सर जी आपको किसी भी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप इस कॉल बेल को प्रेस करिए। ये कॉल बेल आपका हमारा नर्सिंग स्टेशन पे डिस्प्ले होता है। विद इन 2 मिनट्स के अंदर, 2 बीप्स के अंदर हमारी नर्स आपके पास आएगी। उसके अलावा हम बेड उनको बेड की हाइट को अप्रोप्रिएट करके रखते हैं। बेड के सराउंडिंग में हम देखते हैं कहीं वेट तो नहीं है, वेट हम लगा के रखते हैं। पेशेंट्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, चाहे आपका पानी का मग हो, टेलीफोन नीड हो, जो भी वो है साइड लोकोस हो, सब उसके विद इन अप्रोच में हम रखते हैं। ठीक है, उसके अटेंडेंट को हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं और उनसे हम कंसेंट भी लेते हैं कि सर उसको सब चीजें बताई जाती है कि आप मरीज को अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे रूम में। अगर पेशेंट रूम में है तो
और पेशेंट के साथ हमेशा रहेंगे, आप कॉल बेल करेंगे और हमको बुलाएंगे जब भी पेशेंट को असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हमने एडिशनल जो भी वॉशरूम है हमारे, उनके अंदर हमने अलग से कॉल बेल लगा रखी है, ग्रेब बार लगा रखे हैं, जिसको पेशेंट बेड पकड़ सकता है। अगर उसको कोई सिंकोप आ जाए, कुछ करने के चांसेस हो, कॉल बेल वहां से भी वो प्रेस कर सकता है, तो वो कॉल बेल हमारे नर्सिंग स्टेशन पे डिस्प्ले होती है। इस तरीके से हमने काफी प्रिवेंटिव मेजर्स अडेयर करते हैं जिससे हम पेशेंट्स को गिरने से रोक सके। इसके अलावा हमने एक एडिशनल वीडियो बना रखा है, जब भी हमारा मरीज हॉस्पिटल के अंदर, इंटरनल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होता है, तो हम टोटल मरीज को वीडियो के रूप में उसको पूरा पिक्चर दिखाते हैं कि भाई ये चीजें आप लोगों को सावधानियां रखनी है, और वो ड्यूरिंग एडमिशन हम पेशेंट्स को और उसके रिलेटिव को जो उसके साथ हमेशा रहेगा उसको हम दोनों को हम दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने बात की कि कोरोना का सिनेरियो चल रहा है, कोविड सिनेरियो है, कोरोना क्या है, कोविड-19 क्या है, किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, किस तरीके से इसके रिस्क फैक्टर है, उसके बाद नर्स क्या होती है, नर्सिंग प्रोसीजर क्या होता है जिसके अंदर बेसिक चीजें क्या आती है, फिर उसके बाद में अगर आपने नर्सिंग सर्विस दी है तो उसको आप उसके मापदंड को किस तरीके से मापेंगे, उसके लिए आप क्या क्या क्वालिटी इंडिकेटर यूज करते हैं, स्पेशली हम हमारे इंटरनल की बात कर रहे हैं कि हम क्या यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमने बातें। अब ये सब चीजें हैं। अब जिस कोविड सिनेरियो की हम बात कर रहे थे, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस कोविड सिनेरियो में हम अपने आप को कैसे सेफ रखें, हमारे मरीज को किस तरीके से सेफ रखें, और हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से सेफ रखें, जिससे कि इसके संक्रमण को रोका जा सके। अगर हम इंटरनल हॉस्पिटल की बात करें तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने पेशेंट सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं लगे, या कोई भी दूसरे पेशेंट्स को इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं हो, उसके लिए हमने क्या किया है, जो भी हमारे हॉस्पिटल के अंदर मरीज एडमिट होते हैं तो उनको हम पहले फ्लू लाइक क्लिनिक में उनकी स्क्रीनिंग होती है, वहाँ डेडिकेटेड नर्सिंग है, डेडिकेटेड डॉक्टर है, जो भी हमारे प्रोटोकॉल है उसके तहत उसकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीन होने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट्स को सस्पेक्टेड एरिया में जाना है या पेशेंट्स को अदर एरिया में जाना है। वह डिसाइड होने के बाद अगर कोई पेशेंट हमारा सस्पेक्टेड एरिया में जाता है तो उसके लिए हमने एक BIC कोड जनरेट किया हुआ है। BIC कोड से क्या होता है, जब भी पेशेंट्स को हम सस्पेक्टेड एरिया में भेजते हैं, कोड अनाउंस कराते हैं। कोड अनाउंस करने के बाद जो भी उसमें इन्वॉल्व मेंबर्स हैं वो अलर्ट मोड पे हो जाते हैं। तो हमारा ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ है, वो कॉरिडोर क्लीन हो जाता है, वहाँ पे कोई नहीं होता। हमारी डेडिकेटेड हमने लिफ्ट बना रखी है, वो लिफ्ट क्लियर हो जाती है, उसमें हम पेशेंट्स को लेके जाते हैं। और जो डेडिकेटेड हमारा डिपार्टमेंट में सस्पेक्टेड कोविड-19 के लिए जो पेशेंट लेते हैं, वहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद पूरा पैथवे उसका डिसइंफेक्ट होता है, और इस तरीके से हमने इस कोविड सिनेरियो में पेशेंट संक्रमण को रोकने के लिए ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, हम पेशेंट हमारे अस्पताल में या OPD पेशेंट हो या हमारा कोई IPD पेशेंट हो, सारे मरीज को हम हर शिफ्ट में उनका मास्क चेंज करते हैं, मास्क इंश्योर करते हैं कि पेशेंट हमेशा मास्क पहन के रखे। जब भी हम पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसको हम कवर्ड रखते हैं। तीसरा, जगह जगह पे हमने सैनिटाइजर लगाए हुए हैं। हम हेल्थ एजुकेशन के टाइम टू टाइम इंटरवल से हम पेशेंट्स के रिलेटिव्स के लिए, पेशेंट्स के लिए टॉक करते हैं, जिससे उनको अवेयरनेस रहती है, उनको हम जागरूकता लाते हैं उनके अंदर कि किस तरीके से आपको इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमने पेशेंट सेफ्टी के लिए ये सारी चीजें अपना हेल्थ केयर वर्कर सेफ्टी के लिए। अब हम एक कॉमन बात करेंगे, चाहे वो पेशेंट सेफ्टी की हो, चाहे हेल्थ केयर वर्कर की सेफ्टी की हो, चाहे एनवायरमेंट सेफ्टी की हो। उसके लिए हम कुछ रूल्स है या कुछ प्रोटोकॉल्स है जो हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम हैंड हाइजीन की बात करेंगे, वो सबके लिए कॉमन है। किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे बड़ा पार्ट होता है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन एक ऐसी चीज है जिससे हम सबसे संक्रमण को सबसे ज्यादा रोक सकते हैं। हम WHO की हैंड हाइजीन के 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं। 5 स्टेप्स में सारे सबको पता है, जैसे मुझसे आज जुड़े हुए हैं सारे नर्सिंग कर्मी जुड़े हुए हैं, तो मेरे सारे सहकर्मियों को पता है कि 5 स्टेप बेसिक चीजें हैं, किस किस तरीके से 5 स्टेप्स होते हैं जो WHO गाइडलाइन बनी हुई है। सबसे पहला होता है आपको पेशेंट को टच करने से पहले आपको हैंड हाइजीन करना है। टच करने के बाद या कॉन्टेक्ट पेशेंट की कॉन्टेक्ट आने के बाद आपको हैंड हाइजीन करना है। कोई भी आप एसेप्टिक टेक्निक करने जा रहे हैं उससे पहले आपको हैंड हाइजीन करना होगा। 4th वन, अगर कोई भी बॉडी फ्लूइड या किसी भी चीज से आप एक्सपोज हो गए तो आपको हैंड हाइजीन करना पड़ेगा। 5th वन, आपको कोई भी आपका पेशेंट के सराउंडिंग पे कांटेक्ट में आया, टच किया तो आपको हैंड हाइजीन करना होगा। तो ये 5 स्टेप्स है हैंड हाइजीन के, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। इसके कंप्लायंस 100% होनी चाहिए इन्फेक्शन को रोकने के लिए। फिर आपको हैंड वॉश एटलीस्ट 1
मिनट्स के अंदर होना चाहिए। हैंड वॉश करते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपके फ्रिक्शन बहुत अच्छे होने चाहिए। आप जितना ज्यादा फ्रिक्शन से आप हैंड वॉश करोगे उतनी इफेक्टिविटी उतनी अच्छी आएगी। तो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हैंड हाइजीन। सेकेंड वन, आपको बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर हम मान के चलते हैं कि 20% हजार्डियस बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है और 80% नॉन हजार्डियस होता है, पर हम फोकस 20% पे ही करते हैं, क्योंकि अगर हमारा 20% में से कहीं भी किसी भी लेवल पे अगर नॉन हजार्डियस में जाकर मिक्स हो जाता है तो कम्युनिटी तक जाके इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। इसके लिए सबको आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें 4 कलर कोडिंग है, 4 कलर कोडिंग होती है। रेड कलर है, उसमें आप इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम, ग्लव्स वगैरह डिस्कार्ड करते हैं तो रेड में ही जानी चाहिए वो। येलो है, उसमें आपके बॉडी फ्लूइड, बॉडी पार्ट और डिस्कार्डेड मेडिसिन, ब्लड, एम्प्टी ब्लड बैग्स उसी में जाने चाहिए। अभी इस कोविड सिनेरियो में पीपी जो यूज कर रहे हैं हम, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो भी आपके येलो में ही जाएंगे। ब्लू की बात करते हैं तो ग्लास आइटम्स, बाइल, एम्पोल, मेटल इम्प्लांट्स। हमारा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो हमारे यहाँ औरतों के काफी इम्प्लांट लगते हैं, तो जो भी मेटल्स के इम्प्लांट होते हैं वो हमारे येलो उसमें सॉरी ब्लू में जाते हैं। लास्ट 7 कंटेनर, जिसको आप पंचर प्रूफ कंटेनर भी बोलते हैं। पंचर प्रूफ कंटेनर का मतलब होता है कि कोई भी नुकीली चीज अगर हम उसके अंदर डालते हैं तो वो उसको पॉक करके या छीद के बाहर नहीं आनी चाहिए, इतना प्रूफ्ड होता है वो, तो उसके लिए उसको पंचर प्रूफ कंटेनर बोलते हैं। उसमें आप ब्लेड, निडल, प्रीफिल्ड सिरिंज, ये सारी चीजें डालते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हमेशा यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंदर हैंड हाइजीन कंप्लेंट हमेशा 100% होने चाहिए। उसके कंप्लेंट बहुत अच्छे होने चाहिए। इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपका बायोमेडिकल सेग्रीगेशन 100% होना चाहिए। थर्ड वन, इस कोविड सिनेरियो में आपको आइसोलेशन प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। आइसोलेशन प्रोटोकॉल में हमारे यहाँ 2 तरीके का आइसोलेशन प्रोटोकॉल है, नेगेटिव प्रेशर वाला और पॉजिटिव प्रेशर वाला। नेगेटिव प्रेशर में हम ऐसे पेशेंट्स को रखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, चिकन पॉक्स का पेशेंट हो गया आपका, ट्यूबरकुलोसिस का हो गया, स्वाइन फ्लू का हो गया, और अभी आपका कोरोना वाले पेशेंट्स हो गए। पॉजिटिव प्रेशर में आपको रखने होते हैं, जैसे हमारे ट्रांसप्लांट होते हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हो गए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो गए, न्यूट्रोपेनिक पेशेंट हो गए। इस तरीके के पेशेंट को आपको पॉजिटिव आइसोलेशन में रखने होते हैं। तो आपको आइसोलेशन प्रोटोकॉल भी फॉलो करना होता है। फिर आपका आपने अच्छा हैंड हाइजीन किया मेंटेन, आपने बहुत अच्छा बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन आपका बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं आप लोग, आइसोलेशन प्रोटोकॉल भी आप मेंटेन कर रहे हैं। आपको उसके साथ में लीनियन ट्रांसपोर्टेशन, सेफ लीनियन ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए। इसकी हर हॉस्पिटल का एक गाइडलाइन होती है, अपने सीडीसी के हिसाब से प्रोटोकॉल होता है अपना। इसके लिए आपको, हम इंटरनल हॉस्पिटल में स्टोरेज के लिए क्लीन यूटिलिटी हमारा अलग है, डर्टी यूटिलिटी हमारा अलग एरिया है। उसके बाद में हमारे क्लीन लिनन्स है, उनका ट्रांसपोर्टेशन अलग है, कवर्ड होते हैं, कवर्ड ट्रॉली में जाते हैं, डेडिकेटेड अलग से लिफ्ट होती है उसमें जाते हैं। डर्टी के लिए अलग से अलग है, हमारा पेथवे अलग है, लिफ्ट अलग है, और सेग्रीगेशन एंड ऑफ सेग्रीगेशन पॉइंट अलग है, वहाँ भी काफी क्रॉस चेक बनाई हुई है हमने। इस तरीके से सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। और जो ट्रांसपोर्टेशन वाले जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो अप्रोप्रिएट पीपी जो रिकमेंडेड है गाइडलाइन की, वो पहन के जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सेफ लीनियर ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सल प्रोसेस के तहत फॉलो करना होता है। उसके बाद में आपको एक्टिव पैसिव सर्वेलेंस करने होते हैं। टाइम टू टाइम आपके क्रिटिकल एरियाज के आपको कल्चर सैंपलिंग करनी होगी, आपका वाटर का सैंपलिंग लेना होगा, सराउंडिंग का सैंपलिंग लेना होगा, सब कुछ सैंपलिंग करनी होगी। तो ये हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट है कंप्लीट, वो टाइम टू टाइम उनका जो टाइम इंटरवल बना हुआ है, गाइडलाइन है सीडीसी के, उस हिसाब से सैंपलिंग करते रहते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रखते हैं और हेल्दी एनवायरनमेंट रखते हैं। फिर डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना होगा। जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो भी आप ओटी ऑपरेशन थिएटर में हो रहे हैं प्रोसीजर, आपका कैथ लैब में प्रोसीजर हो रहे हैं, एंडोस्कोपी या आपकी कहीं क्रिटिकल आईसीयू में कोई प्रोसीजर हो रहा है पेशेंट का, सब प्रोसीजर आपको स्टेराइल इक्विपमेंट्स के साथ और आर्टिकल्स के साथ होना है। उसके लिए हमारे इंटरनल हॉस्पिटल सेंटर CSSD है, सेंटर स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट है, वो सब जगह हमको बिल्कुल स्टाइल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है। उसका भी हमारा एक वही सेम जैसे हमने बात की लीलन ट्रांसपोर्टेशन वाली है, वैसे ही हमारा CSSD का आइटम्स का ट्रांसपोर्टेशन प्रोटोकॉल भी
है उनका CSH डायग्राम उसका वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। डट्टी आपके हैं जो यूज्ड हैं उनका पैच भी अलग होना चाहिए, उनकी ट्रॉली अलग होनी चाहिए, उनको ले जाने वाले अलग होनी चाहिए, उनकी रिसीविंग एंड CSH डिपार्टमेंट पे अलग होना चाहिए। स्टाइल का पैच भी अलग होता है, स्टाइल का काउंटर अलग होता है, उनका सारी चीजें इस तरीके से आपको मेंटेन करने होते हैं जिससे कहीं मिक्सअप नहीं हो जाए और इन्फेक्शन संक्रमण नहीं फैल सके। उसके बाद में आपको डिवाइस चेंजिंग प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं कोविड से। डिवाइस प्रोटोकॉल चेंजिंग का मतलब होता है कि मरीज के बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं, आपके सेंट्रल लाइन लगी हो सकती है, आपका पेरिफेरल लाइन लगी हो सकती है, आपको आईवी फ्लूइड देने की जो भी फ्लूइड देना होता है आईवी लाइन पेटेंट रखने के लिए आपको आईवी ट्यूबिंग होती है। तो इस तरीके से कैथेटर हो सकता है। काफी जितने भी डिवाइस होते हैं उनके एक स्टैंडर्ड CDC गाइडलाइन के हिसाब से चेंजिंग प्रोटोकॉल होते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करने रहनी चाहिए, उनको चेंज करते रहने चाहिए जिससे कि उनको मरीज को इन्फेक्शन नहीं हो सके। उसका स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आपका पूरा होना चाहिए। स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि कोई भी आपका बॉडी फ्लूइड स्पिल हो गया, ब्लड गिर गया, वोमिट गिर गया, वोमिट कर दी, या कोई कभी कभी हमारे जो GDAs होते हैं वो यूरिन लेके जा रहे हैं वो गिर गया, तो किसी भी तरीके का कोई एक्सपोज हो जाए तो उस कंडीशन में आपको एक अप्रोप्रिएट तरीके से उसको किस तरीके से आपको कलेक्ट करना है, ऑन साइड डिसइंफेक्ट कैसे करना है, डिसइंफेक्शन उसका फिर कलेक्ट कैसे करना है, कलेक्ट करने के बाद किस में लेके जाना है, उसका कैसे इंसिडेंस रिपोर्टिंग करनी है, ये सारे प्रोटोकॉल हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। हमारे यहाँ उसके लिए हैजमेट स्पिल किट होती है, और हमारे यहाँ कोड ऑरेंज है जो हम अनाउंस कराते हैं। अगर मोर देन 30 ml से ज्यादा स्पिल हो जाता है हमारे यहाँ तो हमारा कोड है, वो कोड अनाउंस कराते हैं, तो उसके जो टीम मेंबर्स हैं उन सबको पता हो जाता है कि भाई इस जगह इस एरिया पे इस लोकेशन पे ये स्पिल हुआ है। सारी टीम आती है, आने के बाद जो भी हमारा प्रोटोकॉल उसके तहत उसको डिसइंफेक्ट करके उसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद हमारा इवेंट रिपोर्टिंग है वो फॉर्म भरते हैं और प्रॉपर सेग्रीगेशन हो जाता है। और इस तरीके से कर कोविड सिनेरियो में पीपी की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, जहाँ जो भी है नर्सिंग है या पैरामेडिक है या जो भी डॉक्टर्स है जो भी हमारे सस्पेक्टेड एरिया में कोविड एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन से रिकमेंडेड पीपी है उसकी डोनिंग एंड डॉफिंग, उस पीपी को अप्रोप्रिएट तरीके से पहनना और उस पीपी को अप्रोप्रिएट तरीके से पुट ऑफ करना या निकालना, वो आना बहुत जरूरी है। मैं मान के चलता हूँ कि डोनिंग पार्ट होता है, वो पार्ट होता है आपका स्ट्राइल। आप फ्रेश पीपी होती है, फ्रेश एरिया में क्लीन एरिया में आप पहन के जाते हैं। बाकी डोफिंग पार्ट ऐसा होता है कि जहाँ आप 6-7 घंटे 8-10 घंटे आप पेशेंट के साथ ड्यूटी करके आते हैं सस्पेक्टेड एरिया में कोविड एरिया में, उसके बाद आप उसको डोफिंग करते हैं तो वहाँ आपको बड़ा धैर्य रखना होता है, बड़ी सावधानी रखनी होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको डोफिंग करनी होती है। ठीक है, वो आपको आना बहुत जरूरी है। और हर ऑर्गेनाइजेशन को इसकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देती रहनी चाहिए, इसका टाइम ट्रेनिंग का इंटरवल बढ़ाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए, ऑन साइट आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए, डेमोस्ट्रेशन के साथ ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि चांसेस होते हैं कि डोपिंग के टाइम किसी को इन्फेक्शन लग जाए। ठीक, इसके बारे में अगर आप डिटेल चाहें तो आप यूट्यूब पे डालेंगे कि डोनिंग एंड डोपिंग इंटरनल हॉस्पिटल करके, तो हमने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है अप्रोप्रिएट कि किस तरीके से आपको डोनिंग के टाइम फर्स्ट में कौन सा क्या पहनना है, सेकंड नंबर स्टेप पे क्या पहनना है, थर्ड पे कौन सा पीपी पहनना है, फोर्थ पे कौन सा, इस तरीके से डोनिंग आपको कैसे करनी है, डोफिंग कैसे करनी है और किस तरीके से करनी है, इसके लिए आप ये देख सकते हैं। आपको उसमें अच्छी तरह से हमने कोशिश की है उसको अच्छी तरीके से बनाने की, अच्छी तरीके से आपके पास मैसेज पहुंचाने की, और सही आप उसको, क्योंकि ये कहता है लर्निंग बाय डूइंग, अगर आप देखोगे चीज को तो ज्यादा समझ पाओगे, तो आप उसको बार बार आप देखें जिससे आपको समझ में आए कि डोनिंग और डोपिंग किस तरीके से की जाती है। तो इस कोविड सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर नर्स को या हर जो भी केयर कर रहा है कोविड में सस्पेक्टेड में, उसको ये आना चाहिए कि उसकी डोनिंग कैसे करनी है और डोपिंग किस तरीके से करनी है। इसके अलावा अभी इस कोविड सिनेरियो में जितनी भी चल रही है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं कुछ बिंदुओं पे बात करना चाहूँ, कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन। इस सिनेरियो में प्रिवेंशन ही सबसे बड़ी हथियार है जिसको हम यूज कर रहे हैं, करना चाहिए। हैंड वॉश आपको हमेशा करते रहने चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपको एप्रोप्रिएट करना चाहिए,
उसके बाद में आइसोलेशन प्रोटोकॉल आपको बिल्कुल फॉलो करने चाहिए। उसके बाद में सेफ लिनन ट्रांसपोर्टेशन आपका होना चाहिए, सेफ CSSD ट्रांसपोर्टेशन आपका होना चाहिए। आपको अप्रोप्रिएट PPE पहननी चाहिए। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको मास्क पहन के रहना चाहिए। अगर वार्ड्स के अंदर है तो जो वार्ड के लिए रिकमेंडेड गाइडलाइन है उसके हिसाब से मास्क पहनिए, कैप पहन के रखिए। आप टाइम टू टाइम हैंड वॉश कीजिए। पेशेंट्स को आप जब भी पेशेंट को देखने जा रहे हैं आप हमेशा हैंड वॉश कीजिए। टच करने से पहले, टच करने के बाद में आप ये इंश्योर कीजिएगा आपका जो मरीज है जिसको आप देखने जा रहे हैं उसने मास्क पहना हुआ है कि नहीं, उसको आप एजुकेट कीजिए, उसको मास्क पहना के रखिए। उसके साथ के अटेंडेंट को मास्क पहना के रखिए, अटेंडेंट को एजुकेट करके रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करके रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आप ऑनलाइन करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके के प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने होंगे जिससे आप संक्रमण से खुद बच सकें और आपके मरीज को बचा सकें। डिवाइस चेंजिंग प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना होगा, डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना होगा, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस आपको अपनाने होंगे। इसका ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट से होता है। जब भी किसी ने कफिंग की, ड्रॉपलेट गिर गए, उसके साथ वायरस वहाँ रह गए, वहाँ हमने टच किया, ठीक है। इसलिए हम बार बार इसी बात पे फोकस किया जा रहा है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कि आप PPE को हमेशा पहन के रखें। उसकी एडेरेंस 100% होनी चाहिए। अगर आप जैसे कहीं फॉर एग्जांपल ड्रॉप कहीं वायरस है, सर्फेस पे है, हमने जाके उसको हाथ किया, अगर हमने ग्लव्स पहने हुए हैं उसको टच कर लिया, जैसे हमारा प्रोसीजर खत्म हुआ हमने हैंड वॉश कर दिया, तो हम काफी हद तक उस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो बाद में आप क्राउड एरिया को अवॉइड कीजिए। आपके नर्सिंग स्टेशन पे भीड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप बीमार हैं, आपको टायर्ड है, आपको ऐसा कफ जैसा फील हो रहा है, तो प्लीज आप घर पे रहिए। उसके बाद में आप हेल्थ केयर वर्कर्स हेल्दी डाइट लें, टाइम टू टाइम आपका हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें। नर्सिंग स्टेशन पे हमेशा आपका सैनिटाइजर होना चाहिए। नर्सिंग अटेंडेंट से अगर आप बात कर रहे हैं, पेशेंट से बात कर रहे हैं, तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, ठीक है। और इस तरीके से आप प्रोटोकॉल फॉलो करें क्योंकि ये अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो कहीं काफी हद तक हम इस महामारी से बचेंगे। पेशेंट्स को संक्रमण कम होगा, हमको संक्रमण कम होगा। और ये सिंपल सी बात है कि अगर केयर टेकर हेल्दी है तो सर्विस भी उसकी हेल्दी है, क्योंकि हेल्थ सर्विस देने वाला का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और हेल्दी के लिए हमको सिर्फ अगेन मैं कहना चाहूंगा प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन। इटर्नल हॉस्पिटल में हम पेशेंट की सेफ्टी को हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने प्रीवियसली अभी बात की कि हमारा हॉस्पिटल JCI से मान्यता प्राप्त है, और JCI भी यही कहता है कि पेशेंट की सेफ्टी हाई प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। अब पेशेंट की सेफ्टी के लिए JCI ने कुछ 6 इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल बनाए हुए हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। उससे हमारे पेशेंट की सेफ्टी को मेंश्योर करते हैं और किसी भी तरीके से पेशेंट की सेफ्टी की ब्रीच नहीं होती। सबसे पहला है इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी, वो है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट। मैंने बताया था कि पेशेंट को करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उससे पेशेंट की सेफ्टी रहेगी। किसी भी सही मरीज के साथ सही प्रोसीजर होगा हमेशा। उसके लिए हमारे यहाँ क्या करते हैं, UHID और IPID नंबर से हम पेशेंट को चेक करते हैं कोई भी प्रोसीजर करने से पहले। इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन सेकंड इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल है। अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर रहेगी, ब्रीच नहीं होगी। वो कैसे, जैसे हम हमारे नर्सिंग प्रोसेस में बात करें कि जो हम ट्रेनिंग में क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कि जिससे हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन रहे। हम जब भी हमारी नर्स आती है शिफ्ट में तो हमेशा वो रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन में हेडिंग टीम के होता है। फिजिकली पेशेंट्स के जाते हैं, वो चेक करते हैं, चेक करने के बाद रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमारा सेट प्रोटोकॉल है जो JCI की गाइडलाइन के हिसाब से हमने बनाया हुआ है उसमें होता है। हैंडिंग टेकिंग ओवर देने वाली नर्स, रिसीविंग वाली नर्स और प्रेजेंस ऑफ द इंचार्ज एंड सेफ्टी इंचार्ज, 3 आदमियों के प्रेजेंस में हैंडिंग टेकिंग ओवर होता है रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ। सेकंड इफेक्टिव करने के, जब भी हमारा मरीज किसी हमारे हॉस्पिटल में एक वार्ड से या डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है तब इन हाउस ट्रांसफर फॉर्म भरते हैं।
उसमें सारे वेरिएबल्स होते हैं, डॉक्टर का पार्ट होता है, डॉक्टर लिखता है उसमें सब, नर्स देखती है, ठीक है। जब पेशेंट्स का एंडिंग टेकिंग ओवर होता है दूसरी एंड में, तो पेशेंट्स को लेके जाने वाले नर्स और डॉक्टर और वहाँ रिसीव करने वाले नर्स डॉक्टर अंडरटेकिंग देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फिजिकल प्रेजेंस पेशेंट्स की, शिफ्ट इंचार्ज की प्रेजेंस में, वो सब देखते हैं। इससे हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहता है। इसके अलावा हम रीड बैक पॉलिसी फॉलो करते हैं, वर्बल ऑर्डर पॉलिसी हमारे हॉस्पिटल के अंदर। हम ये मान के चलते हैं जब भी हमारा मरीज होता है तो कभी कभी क्रिटिकल सिचुएशंस में हमको डॉक्टर के वर्बल ऑर्डर फॉलो करने होते हैं। डॉक्टर वर्बल ऑर्डर देता है, हम फॉलो करते हैं। उसके लिए हमने क्या कर रखा है कि जब भी हमारे ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में कोई भी कंसल्टेंट हमें ऑर्डर देता है तो उसको रेजिडेंट डॉक्टर लेता है। रेजिडेंट डॉक्टर, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, किसी डॉक्टर ने बोला एक्स पेशेंट्स का ये यूएचआईडी इस रूम नंबर में है, इसको इंजेक्शन रेंटेक 1 एम्पूल आईवी स्टेट लगाना है, तो हमारा डॉक्टर उसको लिखता है, रेजिडेंट लिखने के बाद उसको वापस पढ़ता है, सर आपने इस एक्स मरीज को, इसकी ये यूएचआईडी है, इस रूम के अंदर एडमिट है, और आपने ये इंजेक्शन स्पेलिंग बोल के INJCTION RANTAC 1 एम्पूल आईवी या IM जो भी उसमें लिखा है BD स्टेट देने के लिए बोला है, वो बोलता है हाँ यस, उधर से एक्नॉलेज होता है। उसके बाद में वो नर्सिंग स्टाफ इन प्रेजेंस ऑफ शिफ्ट इंचार्ज के वो मेडिसिन एडमिनिस्टर करती है। इसके बाद में विद इन 24 आवर्स के अंदर कंसल्टेंट आके इसको क्रॉस चेक करता है, एक्नॉलेज करता है। तो इस तरीके से हमने रीडबैक पॉलिसी बनाई है। जब भी हमारे हॉस्पिटल के अंदर किसी भी तरीके का प्रोसीजर हो, चाहे वो आपका ऑपरेशन थिएटर के अंदर हो या कैथ लैब के अंदर हो या कहीं एंडोस्कोपी में हो या कहीं बेड साइड प्रोसीजर हो रहा हो, उसके लिए हमने एक सेफ्टी चेकलिस्ट है, उसके अलग अलग प्रोसीजर के अलग अलग वेरिएबल्स है। उस सेफ्टी चेकलिस्ट को हम भरते हैं, चेक करते हैं, दोनों एंड से होती है, जो पेशेंट ओवर दे रहा है नर्स वो करती है, रिसीविंग नर्स करती है। इस तरीके से ये जो चीजें हमने बनाए रखी है, हम सारी चीजें इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और हम ये पेशेंट की सेफ्टी के साथ किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जिससे हम पेशेंट्स को इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सके और करते हैं, और पेशेंट की सेफ्टी को ब्रीच नहीं हो सके। थर्ड वन है इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन। हम ये मान के चलते हैं कि कुछ मेडिसिन है जो ऐसी होती है जो हाई अलर्ट मेडिकेशन के अंदर आती है, जिससे पेशेंट को हार्म होने के चांसेस है, बड़ा हार्म हो सकता है, एडवर्स रिएक्शन हो सकती है उसको। उसके लिए हमारी एक पॉलिसी बनी हुई है इन हाउस हॉस्पिटल की, उसमें मेडिसिन है वो लिस्टेड है, और मेडिसिन ये मेडिसिन हमारे हाई अलर्ट में आती है, उसका एक प्रोटोकॉल है। फार्मेसी से हमारे हाई रिस्क रेड मार्क होके आती है, उसके बाद जहाँ भी जिस भी नर्सिंग स्टेशन या जिस भी डिपार्टमेंट में जाती है वहाँ हम उसको सिंगल लॉक में रखते हैं। जब भी पेशेंट्स को मेडिसिन देनी होती है तो डायलिसिस से लेके पेशेंट का एडमिनिस्टर तक वो इन प्रेजेंस ऑफ शिफ्ट इंचार्ज या प्रेजेंस ऑफ इंचार्ज की प्रेजेंस में होती है, लगाई जाती है, उसके क्रॉस साइन होते हैं, और अगेन वो पेशेंट सिंगल लॉक में होती है, तो पेशेंट्स को किसी भी तरीके से हार्म नहीं हो सकता। इस तरीके से हम ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। फोर्थ वन है इंश्योर करेक्ट साइट, करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट पेशेंट सर्जरी। जैसा कि मैंने अभी आपको से डिस्कस किया कि इस सब चीज को करेक्ट पेशेंट की करेक्ट प्रोसीजर करेक्ट साइट पे होना चाहिए, करेक्ट सर्जरी हो रही है, इसके लिए हम सेफ्टी चेकलिस्ट होती है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर कैथ लैब एंडोस्कोपी जहाँ कहीं भी कोई बड़ा प्रोसीजर होता है छोटा हो, उसके हमारा ऑपरेशन थिएटर कैथ लैब में टाइम आउट होता है, हमारा साइन इन होता है, साइन आउट प्रोटोकॉल फॉलो होता है, ठीक है, जिससे पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर की जाती है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन, जो सारा कोविड सिनेरियो के तहत है। अभी हमने काफी डिटेल बात की थी कि हॉस्पिटल में संक्रमण को किस तरीके से रोका जा सकता है, पेशेंट को कैसे संक्रमण से बचाया जा सकता है, हेल्थ केयर वर्कर अपने आप को कैसे संक्रमण से बचाए, और एनवायरमेंट संक्रमण फ्री कैसे रख सकते हैं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल, अगर पेशेंट को गिर गया परमानेंटली इसको डिफॉर्मिटी होगी किस तरीके से कोई, तो इसके लिए हमने अभी शुरू में बात की थी कि जब भी हमारे नर्सिंग क्वालिटी इंडिकेटर की हम बात कर रहे थे उस टाइम हमने बताया था कि जब भी हमारा पेशेंट एडमिट होता है इटर्नल हॉस्पिटल के अंदर, उसी टाइम हम नर्सिंग इनिशियल असेसमेंट में मॉडिफाइड मोड्स स्केल के तहत पेशेंट्स का फॉल असेसमेंट करते हैं, और पोटेंशियल फॉल कितना है, वो आगे जाके उसे गिरने के चांसेस कितने हैं, कौन से रिस्क में आता है, उसी टाइम हम सारी चीजें डिसाइड करके नर्सिंग केयर प्लान बना लेते हैं।
तो इस तरीके से हम पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। तो ये जो हमारे जैसे कि अजय मार्केट जी, प्राप्त। मैं एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको थोड़ा सा। हम लोग जब पेशेंट की सेफ्टी की बात करते हैं तो एक स्टेटिस्टिक्स भी मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। वी कंसिडर अमेरिकन हॉस्पिटल्स आर द सेफेस्ट हॉस्पिटल अक्रॉस वर्ल्ड। हम लोगों को ये लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सेफेस्ट हॉस्पिटल अमेरिकन होंगे, लेकिन गेटिंग एडमिशन इन अमेरिकन हॉस्पिटल्स आर 10 टाइम रिस्कियर देन स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग से भी ज्यादा रिस्की है पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड, इंडिया में नहीं, अगर मैं अमेरिका की भी बात करूं, पूरी दुनिया में एडवर्स ड्रग इवेंट की वजह से 7.15% जो पेशेंट्स हैं हेलो। उनको प्रॉब्लम होती है, उनको मोटिलिटी हो जाती है। तो एडवर्स ड्रग इवेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है, जैसे अजय जी बात कर रहे थे, हाई हाई अलर्ट मेडिकेशन, तो उसका 7.5 से 7.25% कॉम्प्लिकेशन है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन 3% होता है पेशेंट को, फोल 1% होता है, प्रेशर अल्सर 3% होता है, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन 2% होता है, एंड डीप वीनस थ्रोम्बोसिस 1% होता है। लेकिन पुट टुगेदर ये 19% के आसपास हो रहा है। मतलब अगर 100 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं तो उसमें से 19 पेशेंट को ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसा अजय जी सजेस्ट कर रहे हैं, उन सारे मेजर्स को लेके हम लोग 70% तक ये बचा सकते हैं। उसके लिए मैं अजय जी 3 से 4 मिनट का एक वीडियो है, एक स्टडी है हार्वर्ड की, जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक आती है। सो सब लोगों को उससे कुछ फायदा मिलेगा, तो मैं एक बार शेयरिंग मोड पे डाल रहा हूँ उसको। Do you have an approximate sense of how many of these are preventable? For instance, let's talk about adverse drug events. Just offhand, what proportion of those might be preventable? It varies a great deal by category. Yep. But for adverse drug events, 70% roughly are preventable. Wow. So 70% of these could be prevented. Yeah. Based on what we know today. Yeah. How about infections? For infections, we used to think that the proportion was really low. Now we think that it's possible that nearly all of them could be prevented. Wow. So it's probably on the order of 80%. Wow. For example. So you think that if a hospital or an organization really made this a top priority, a large majority of these things could be eliminated? Yes, absolutely. And many hospitals have already done that for some of the most serious infections. Okay. And just for a minute, if you don't mind, can we break these down into types of infections? Sure. Because obviously patients can suffer a variety of different infections. How do you think about them? What are the major types? The catheter-related bloodstream infections are a really important one. So those happen to people when they have most often a central line placed, okay. And they get a bacteria in their bloodstream as the result of having that central line there. Right. So these are sort of big catheters that we put into people's necks or groins for giving them medications, other things. Exactly. Another important one is urinary tract infections, especially catheter-related urinary tract infections. Okay. So that occurs after someone has a Foley catheter placed. It turns out that Foley catheters are valuable in certain instances, but they're probably placed more often than they need to be, and they're often left in too long. Surgical site infections, pretty straightforward. This is where you have an open incision, getting an infection in that site. And some of them are presumably deep infections, some of them are more superficial ones. Correct. Fortunately, most of them are superficial, but the deep ones are much more serious. And then Clostridium difficile infections are another. So that's an infection that occurs in the gut. Yep. It occurs most often when you've been exposed to an antibiotic. There's certain antibiotics that cause it much more often than others. Okay. And it can cause very serious diarrhea, and people can get very, very ill from it. And people die from it? Yeah, absolutely. Okay. So this is often antibiotic induced. So it sounds like, I think I've heard some chemotherapy drugs, other things can cause it as well. That's correct. Sometimes it happens just from person-to-person transmission too. And then sort of other nosocomial pneumonias is something else? Yes, so ventilator-associated pneumonia is another one. Okay. So we're talking about is VAP? That's the biggest category. And if you have an endotracheal tube put in place, that just really substantially increases your likelihood of getting pneumonia. And your contention, really based on a variety of evidence, is that a large majority of these are preventable. Exactly.
and the knowledge that that's the case has really come about in recent years. Yeah. When I was in training, we were taught that many of these things are complications. They just happen to people. Yeah. And there wasn't a lot that we could do to prevent them. We've learned that that's not true. Just from a broad strategy point of view, what are the kinds of things that are helpful? Overall, what's been most useful is to identify a bundle or a set of things Yep. that if you do all of those, it really very dramatically decreases the chance that someone will suffer that infection. Okay. Hand washing. I've heard a lot Hand about that as well. washing is also a very important approach for preventing infections, and that is really a cornerstone which underlies hospital-acquired infection prevention in general. Got it. So that would be helpful across all of these things. Yes, absolutely. Terrific. So falls. Are these all serious? Most of the time, patients don't suffer a serious injury, but a small proportion of the time they do suffer an injury, either breaking something or having bleeding as a result. Sometimes people get what's called a subdural hematoma. Wow. So they hit their head. Hit their head and then have bleeding inside their head. So those are obviously the most serious complications. Yes. Yeah. And if you're thinking about preventing these things, what's a general strategy you can use? But the first thing that we do is to try and profile people according to their risk of fall. And some people are much higher risk than others. If somebody is at high risk, we then put in place what are called fall precautions, which is a whole set of things that we do to try and decrease the likelihood, first of all, that they will fall, and then second, that if they do fall, that they actually hurt themselves. Got it. What are some clinical features of the kinds of things that put people at risk for falls? The biggest thing is anything that makes you confused. So if you are getting drugs that make you confused, or if you're demented, it also increases your risk of fall. If you're incontinent, that's another big factor. Got it. तो आई थिंक ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। अजय जी, कुछ आप उसमें ऐड करना चाहें तो। थैंक यू नितेश जी फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली जिस तरीके से इन लोगों ने अभी आपकी हार्वर्ड स्टडी ने डाटा बताया, तो बिल्कुल हम इसी पेशेंट सेफ्टी गोल की हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि ये पेशेंट सेफ्टी गोल के हमारे 6 जो इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल है, अगर ये स्ट्रिक्टली हमारे कंप्लायंस बहुत अच्छे हैं, अगर इनका एडेरेंस बहुत अच्छा है प्रिवेंशन का, तो सारी जितने भी डेटा है वो इम्प्रूव कर सकते हैं डेफिनेटली, और हम कर रहे हैं। इसलिए हमारा गैप एनालिसिस होता है, करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन होता है, और डे बाय डे हमारे पास जहाँ भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है वहाँ पे हम इसको इम्प्रूवमेंट करते हैं, और इस तरीके से हम इस चीज को कर सकते हैं और कंटिन्यू रख सकते हैं। ये करना भी चाहिए, और इसलिए हमारे जिसे एग्रीगेटेड हॉस्पिटल होने का यही हमारे फायदे हैं कि हम इन गाइडलाइंस के तहत हम पेशेंट्स को अच्छी केयर दे पा रहे हैं और पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अच्छा रहा आप लोगों से इंटरेक्शन होके। आज का इस सिनेरियो में हमने बात की, जितनी मेरे को नॉलेज थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और मैं चाहूंगा कि आप लोग पूछें और आपका नॉलेज है वो इंटरेक्ट करें, बताएं। अजय जी, कुछ कमेंट्स हमारे पास में हैं, कुछ लिख रहे हैं, वेरी नाइस सेशन अजय जी। थैंक यू सर। उन्होंने रविंदर जी ने बोला कि प्लीज शेयर वीडियो लिंक, तो वो हम लोगों ने जो डॉनिंग एंड डॉफिंग वाला वीडियो है वो यूट्यूब लिंक मैंने यहाँ पे शेयर किया है। बिल्कुल, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हर जो भी हेल्थ केयर वर्कर है उसको बिल्कुल डॉनिंग डॉफिंग को जितना आप देखें उतना अच्छा होगा, क्योंकि वैश्विक महामारी है, और डॉनिंग डॉफिंग आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि डॉफिंग के टाइम कहीं न कहीं हेल्थ केयर वर्कर का इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सुनील जी पूछ रहे थे हाउ मेनी टाइम्स वी कैन यूज वन पीपी किट, तो मैंने लिखा उसमें कि सिर्फ वो एक ही बार के लिए बार करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की आपका पीपी किट है, किस तरीके से नहीं है। ये इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, जो कि अपनी गाइडलाइन है, रिकमेंडेड है उसके हिसाब। मिस्टर मैरी लाल लिखा हुआ है, ESCC is the best hospital in Jaipur. Thank you very much for your compliments. प्रियांक जी लिख रहे हैं, yes it is the best hospital in Rajasthan, so thank you. दीपक जी लिख रहे हैं, हैप्पी डॉक्टर्स डे डियर ऑल नर्सेस। सो ऑफ कोर्स किसी भी सक्सेसफुल डॉक्टर के पीछे एक नर्सिंग स्टाफ का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अगर पेशेंट केयर बेटर नहीं होगी तो कितनी भी अच्छी सर्जरी हो, कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट हो, जरूर से उसको पेशेंट को प्रॉब्लम होगी और वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो नर्सिंग तो किसी भी हॉस्पिटल की बैकबोन है, आप सही कह रहे हैं।
और ये पूछ रहे हैं कि जो मैं कुछ कह रहे हैं अजय जी आप। मैं कहना चाहूंगा कि नर्सिंग का वैसे उत्पत्ति नरिश से हुई है। नरिश का मतलब होता है पोषण देना। तो मरीज का जो पोषण है उस तरीके से नर्सिंग केयर भी उसी उसमें आती है। तो मरीज को हम हर तरीके से पोषण देते हैं, जैसा कि मैंने लोगों के साथ बात की थी, मेडिकेशन से रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग, असिस्टेंस से रिगार्डिंग, उसको पर्सनल हाइजीन केयर से रिगार्डिंग। तो yes. नर्सिंग हर है किसी हॉस्पिटल का। जी आप सही कह रहे हैं। ये वीडियो मैंने लास्ट देखा है, उसमें लिखा है वंडरफुल वीडियो, इसका लिंक भी शेयर करना। ये एक्चुअली एक कोर्स के अंतर्गत है ये वीडियो, और एक्चुअली मैं हार्वर्ड का एक कोर्स मैंने अटेंड किया है 3 महीने का, तो उसमें ये बीच में एक लेक्चर था, तो मेरे को अच्छा लगा और मेरे को लगा कि अभी आपसे शेयर करना चाहिए। तो इसका लिंक कहीं यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज का ये वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड है, तो इस रिकॉर्डेड वीडियो में ये जो चला है वो अवेलेबल है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, फैज आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर लेंगे। बाकी सभी लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके 1 या 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ताकि हम लोग आपसे भी एक बार इंटरेक्ट करें। उसके बाद में हम लोग आज का वेबिनार वाइंड अप करेंगे। तो नीचे आपके अगर मोबाइल से आप बात कर रहे हैं तो अनम्यूट का एक ऑप्शन अवेलेबल है, वहां पे आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अजय जी से अपना कुछ प्रश्न आप पूछ सकते हैं। चलिए, आई थिंक कोई सवाल अभी हमारे पास में नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग इसी आशा और विश्वास के साथ में आपसे ये इंटरेक्ट कर रहे हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम, आज का ये वेबिनार अच्छा लगा होगा, और कमेंट्स काफी एनकरेजिंग है, जिसको देख के हमको जरूर अच्छा लग रहा है। और हम इस तरह के वेबिनार फिर ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। देखिए, नर्सिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। 1 घंटे में ये सारी चीजें शेयर करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अजय जी ने 1 घंटे में जितना इसको समराइज कर सकते हैं उतना समराइज करके आपके सामने इसको रखा, तो वो मतलब आई थिंक सब लोगों के लिए हेल्पफुल है। और हम लोग फर्दर और कनेक्ट होते रहेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ में। अलविदा लेना चाहेंगे। आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप अपना ध्यान रखते हैं तभी आप पेशेंट का भी ध्यान रख सकते हैं। अजय जी, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? आप बस नितेश जी, मैं इस कोविड सिनेरियो में बस यही कहना चाहूंगा मेरे सारे दोस्तों से, प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन, हैंड वॉश करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, घर से बाहर अननेसेसरी न निकलिए और क्राउड से दूर रहें। जब भी आप वर्किंग प्लेस पे होते हैं, हेल्दी न्यूट्रिएंट खाएं, आप टाइम टू टाइम खाना खाएं, अपने आप को, आपका हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें, क्योंकि हम हेल्थ केयर वर्कर हैं और ससेप्टेबल जोन में आते हैं हम। तो प्लीज प्लीज अपना ध्यान रखिए और अपने साथ वालों का ध्यान रखिए, अपने मरीज का रखिए। और जब भी आप हॉस्पिटल से ड्यूटी करके घर पे जाते हैं, जाने से पहले बाहर ही आपके शू वगैरह बाहर खोलिए, आप अच्छा सा शावर लीजिए, उसके बाद में आप घर में प्रवेश कीजिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय जी, आप अपना ध्यान रखिए। और अभी कुछ देर पहले मैं एक डॉक्टर से मीटिंग थी, तो उन्होंने एक चीज बताई, मेरे को लगता है वो भी मेरे को शेयर करनी चाहिए यहाँ पे। देखिए, जो कोरोना जिस हिसाब से फैल रहा है, हम सब लोगों को वो जो है वायरस कभी ना कभी हमारे संपर्क में आएगा या आ गया होगा। लेकिन अगर आपने SMS फॉलो किया, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड हैंड सैनिटाइजिंग, तो आप जो है इस वायरस से दूर रह सकते हैं। और अगर वायरस आपके पास में आया भी, अगर आपने मास्क लगा रखा है, तो इतना वायरल लोड नहीं पहुंचेगा, इतने वायरस आपके पास में नहीं होंगे। तो अगर आपके पास में कम वायरस आए हैं, तो आपकी बॉडी जो है उसको अपनी इम्यूनिटी के तहत, अपनी इम्यूनिटी सभी के पास में होती है, हाइड्रेटेड आप रहें, अच्छा खाना खाएं, तो उस वायरस को मार देगी वो। लेकिन अगर आपने ज्यादा एक्सपोज किया, आपने मास्क नहीं सही से लगा रखा है, आपने हैंड हाइजीन प्रैक्टिस नहीं करी, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तो 100% जो वायरस आपका 20,000 या 30,000 होगा, उसकी जगह वो 30 लाख 40 लाख होगा, और आपको सिक होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो आप इनका पालन कीजिए और वायरस से बचे रहिए। और अपनी जो बात करते हैं अपन हर्ड इम्यूनिटी की, वो जरूर डेवलप हो गई होगी हमारे में, या हो जाएगी अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन तो अभी काफी दूर है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।